प्रैक्टिस करोगे चीजों में क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। किसकी लिमिटेशन की बात करेंगे? फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस की कुछ लिमिटेशंस है और इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेलक्राफ्ट मतलब दोनों एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, पहला लिखेंगे, इसमें पहला लिखेंगे in the presence of deactivating and meta directing group, in the presence of deactivating and meta directing group, in the presence of deactivating and meta directing group, in the presence of deactivating and meta directing group, there will be no Fidelcraft alkylation, there will be no Fidelcraft alkylation and no Fidelcraft acylation. In the presence of deactivating and meta directing group, there will be no Fidelcraft alkylation and there will be no Fidelcraft acylation. इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर अपन बात करें, हमारे सामने है नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आप बताइए रिंग पर लगा हुआ ग्रुप कैसा है? दो कंडीशन है। पहली बात तो कैसा होना चाहिए? डीएक्टिवेटिंग, और साथ में मेटा डायरेक्टिंग भी होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि ये जो ग्रुप आपका है ये डीएक्टिवेटिंग है कि नहीं है? डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ एंड मेटा डायरेक्टिंग। पेन डाउन कर दीजिए। अगर लगा हुआ ग्रुप डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग है तो वहां पर आपका ना तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा और ना ही फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि इसी में आगे एनिलीन भी आने वाला है। ठीक है, तो आप देखो कैसे पहचानोगे ग्रुप कैसा है? -R। तो बताओ -R वाला डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो अंडर दिस कंडीशन कोई सी भी रिएक्शन नहीं होगी, ना तो एल्काइलेशन और ना ही असाइलेशन। जैसे आपने क्या ले लिया? RX, साथ में कौन ले लिया है? ALX3। आप समझ गए? X हटा के केटाइन बना के रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, या फिर हमने क्या ले लिया बताइए? RCOCl, और साथ में कौन ले लिया है? AlCl3। तो यहां भी Cl हटा के केटाइन बनाना चाह रहे हैं। पर दोस्तों दोनों ही कंडीशंस में नो रिएक्शन, दोनों ही कंडीशंस में नो रिएक्शन। आपसे मिस्टेक होगी, आप मेटा पर रिएक्शन करवा देंगे, आपको लगेगा डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग है और मेटा पर रिएक्शन करवा देंगे। मैं आपको बता देता हूं ऐसी कोई रिएक्शन यहां पर आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। गलती से ये वाले प्रोडक्ट मत बना देना कि सर यहां पर एल्काइलेशन हो गया है और यहां पर क्या हो गया है? असाइलेशन। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या करवाओगे? एल्काइलेशन, और नीचे वाले में क्या करवाओगे? असाइलेशन। दोस्तों ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं बनते हैं। सर क्या इसका कोई वैलिड रीजन भी है, पर पहले रिजल्ट मालूम होना चाहिए। सिंपल सी बात है केमिस्ट्री में, पहले रिजल्ट पता होना चाहिए, फिर क्यों कैसे की बातें होंगी। एल्काइलेशन रिएक्शन का आपका इलेक्ट्रोफाइल ये है, असाइलेशन रिएक्शन का आपका इलेक्ट्रोफाइल ये है। सही बात है कि नहीं है? ये दोनों ही आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स है। अगर बेंजीन पर कोई डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आ जाएगा तो फिर ये बेंजीन से H+ को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर आपसे पूछे क्यों नहीं, तो उसका रीजन है बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल्स आर वीक, रिजल्ट रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए यहां पर मैंने जो आपको लिखा हुआ है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रिसाइजली चीजें। मान लीजिए यहां पर क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहां पर, मान लीजिए CH3, साथ में हमारे सामने है Cl एंड AlCl3। ठीक है,
फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद रखिए जब भी AlCl3 ले रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट एनहाइड्रस ही हो, ठीक है। बताइए यहां पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आप बताइए। हैलोजन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये आपका कैसा है बताइए, डीएक्टिवेटिंग। कैसा है, डीएक्टिवेटिंग है ये आपका, नो डाउट, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है, डीएक्टिवेटिंग। बट ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये तो आपकी ऊपर वाली कंडीशन ही नहीं है। तो एनसीईआरटी तो इस पॉइंट को ऐसे लिखता है कि अगर कोई ग्रुप हैलोजन से ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है तो रिएक्शन नहीं होगी। ये तो हमारे लिए लोचा हो गया ना, हमें कैसे पता चलेगा कौन हैलोजन से ज्यादा और कौन हैलोजन से, याद रखना पड़ेगा। पर अपना ऊपर वाला पॉइंट जबरदस्त है, डीएक्टिवेटिंग के साथ मेटा डायरेक्टिंग भी है तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो चलेगा, मतलब इतना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देगी। बताइए हैलोजेंस का नेचर कैसा रहता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो CH3 ऑर्थो पर भी लगेगा एंड पैरा पर भी लगेगा। एंड कैन यू टेल मी मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, पैरा से, बिल्कुल सही। ऑर्थो से तो लिमिटेड जगह, सेम टू सेम यहां पर असाइलेशन भी होगा। आपका असाइलेशन इलेक्ट्रोफाइल H+ कहां से, ऑर्थो से भी रिप्लेस करेगा एंड कहां से, पैरा से भी। एंड कैन यू टेल मी मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, पैरा से, एग्जैक्टली। तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अगर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी फ्रिडल क्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन होगा और ना ही असाइलेशन, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन को आप रिएक्शन में अगर लोगे तो नाइट्रोबेंजीन विल बी जस्ट एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि तो रिएक्ट कर ही। इसीलिए एक बार AIPMT में आया था कि किसको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट बना सकते हैं। दोस्तों सॉल्वेंट हम वो लेते हैं जो खुद रिएक्शन, अगर वो खुद रिएक्शन करने लग गया तो रिएक्टेंट हो गया, वो तो क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो अच्छी क्वेश्चन फ्रेमिंग एग्जामिनर यहां से करेगा, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चन लेकर आएगा। ऐसे बेंजीन भी रखेगा प्लस साथ में नाइट्रोबेंजीन भी रखेगा, ठीक है, दोनों साथ में लिखेगा और रिएक्शन करवा देगा यहां पर एल्काइलेशन या फिर असाइलेशन। आर कुछ भी रखे उससे कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समेटेगा बहुत सारे बच्चों को। आप जानते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, Cl हटेगा, कार्बोकेट है। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल क्या यहां रिएक्शन करेगा, क्योंकि लगा हुआ ग्रुप आपका कैसा है, -R वाला, डीएक्टिवेटिंग एंड, तो ये यहां तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो रिएक्शन कहां पर हो रही होगी, केवल बेंजीन पर। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको बनेगा वो आपका साइलेशन बेंजीन पर होता हुआ नजर आएगा, ना कि नाइट्रोबेंजीन पर। इज इट क्लियर और नॉट। तो ऐसे एग्जामिनर कई बार आपको धरने की कोशिश करेगा। सुलटाइए, कहां रह गए थे, कहां रहते हो, खाने में लेट हो गया, काम क्या करते हो राक्षस, कहां से हो, बिहार से हो, इसका मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये कैसे चमकेगा, अब ये चमकेगा, पीछे करेंगे लाइव में, वहां से देखना शुरू कर देंगे। क्या हुआ, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नहीं वो चॉकलेट तो मैं नहीं लूंगा बेटा, नहीं नहीं मैं बच्चों से लेता नहीं ना, पहले भी मैंने एक बार समझाया था, बर्थडे आपका है तो मैं आपको कुछ देता हुआ अच्छा लगूंगा कि आपसे कुछ लेता हुआ। हाँ आशीर्वाद मेरा बना रहे, आपका सिलेक्शन हो, बढ़िया डॉक्टर बने। नहीं 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 नहीं, नहीं। रीति रिवाज जो बने उसको बने रहने दीजिए। ये मेरे को बोल रहा राक्षस बर्थडे, मैंने कोई नए कपड़े पहने क्या, थैंक यू बेटा, मैं नहीं लेता हूँ। एंड ऑफ डिस्कशन, चल क्लास के बाद दे देना, तेरे पार्सल कर दूं जूता, राक्षस, एड्रेस दे घर पे भेज दूंगा मैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तो टीचर्स को बच्चे भर भर के चॉकलेट और ये देते थे, हम सोचते थे टीचर बनेंगे यार, ये सही है।
जब चाहो बच्चों के पेन चुरा लो, मांग भी नहीं सकते, चॉकलेट मिलती रहती हैं, स्कूल में पार्टी भी होती रहती है, पर जब टीचर बने तो लगा कि ये सही नहीं है। 14 नवंबर को क्या है? तू चिल्ड्रन रह गया, अब अडल्ट हो गया है राक्षस। मेरे से ज्यादा व्हाइट बाल हैं तेरे। मुझे कई बार लगना चाहिए कि मैं तुम यंग लोगों के बीच में रहता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, पर तुम्हें देखता हूं तो लगता है तुम मुझसे भी बूढ़े हो। निपटा दिया है? इस पर तो रिएक्शन हो ही, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग अटकाएंगे। जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं ना, नीट में जाने से पहले पहले वो सारे पॉइंट्स हम मेजर टेस्ट पेपर में, पार्ट टेस्ट के अंदर रिवाइज करवा चुके होंगे, और फिर भी वहां जाके अटक जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। निपटा दिया है? थोड़ा जल्दी कीजिए, 5 मिनट की बात थी, हम 15 मिनट तक पढ़ रहे हैं इसको। आप निपटा दिया है? गजब यूनिटी दिखा रहे हो। अब निपटाया? तू कहां रह गया था आज? तू भी लेट आया ना? अब निपटा दिया है? सिलेक्शन चाहिए? मिलेगा, पढ़ाई करो, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है। अब निपटाया भाई? ग्रुप पर अगर कोई बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है, तो ना तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ना ही फ्रिडल क्राफ्ट, तो जरूरी है ये NO2 ही हो, कोई भी हो, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। जैसे CHO हो, CN हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, ये तो जस्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख दीजिए, मतलब पॉइंट, ये लिमिटेशन नंबर 1 ही है, इसमें से पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। Nitrobenzene is used as a solvent in Friedel-Crafts reactions. Nitrobenzene is used as a solvent in Friedel-Crafts reactions. यही तो है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है दोस्तों? नाइट्रोबेंजीन। क्यों हम इस्तेमाल में लेते हैं एज ए सॉल्वेंट? क्योंकि खुद तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, इनर्ट है, इस पर तो फ्रिडल-क्राफ्ट हो ही नहीं सकता। नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाला पॉइंट जबरदस्त पॉइंट है, क्लियर? ये आपके +2 वाले पार्ट में भी आएगा, आगे भी हम रिपीट करेंगे, इसी लिमिटेशन में लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे रिंग्स कंटेनिंग, ऐसे लिख दो, रिंग कंटेनिंग NH2, NHR and NR2 groups do not give Friedel-Crafts reactions. जिन रिंग्स पे NH2 लगा हो, अगर अपन बात करना चाहें NHR लगा हो या फिर NR2 लगा हो, वो रिंग्स भी आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दे। पेन डाउन कीजिए। रिंग containing NH2, NHR and NR2 groups
डजंट गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट मतलब दोनों, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। अब आप सोचो, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये हमारे सामने है दोस्तों एनिलीन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने बोला था डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग हो तब तो रिएक्शन नहीं होती है, पर सर मैं इस ग्रुप को देख पा रहा हूं। आप बताइए ये ग्रुप तो कैसा है? ये तो प्लस आर वाला है सर, क्लियर? और प्लस आर वाला है तो सर ये तो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा, तो रिएक्शन तो होनी चाहिए। धरेगा आपको, ये +2 में एनसीईआरटी में भी है कि एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। अब समझेंगे। एक बार आप फ्रिडल-क्राफ्ट की कंडीशन समझिए। फ्रिडल-क्राफ्ट की रिएक्शन आप करवाते हैं आरसीएल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बिल्कुल सही। और अगर अपन बात करना चाहे, मान लीजिए RCOCl ले लिया आपने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यही कंडीशन होती रिएक्शन। आप तो करवा देंगे रिएक्शन, पर दोस्तों यहां पर भी आपके सामने रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। यहां पर भी रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। सर ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप ना तो डीएक्टिवेटिंग है और ना ही मेटा डायरेक्टिंग है। देखिए, आपने जो लुईस एसिड लिया हुआ है AlCl3, यहां पर भी और यहां पर भी AlCl, ये लिया तो इसलिए था कि Cl हटा के केटायन बनाए, Cl हटा के केटायन बनाए। लेकिन भाई साहब आप तो जानते ही आपके एनिलीन का सदा से कैसा नेचर रहा है? बेसिक। पहली बार तो ऐसा है नहीं। आप जानते हैं नाइट्रेशन में भी यहां पर प्रोटोनेशन हो गया था, एनिलीनियम आयन बन गया था, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट बनने लगा था, बिकॉज एनिलीन इज बेसिक। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो एनिलीन तो आपका रिएक्टेंट है और AlCl3 आपने बाहर से लिया है सो दैट आप R+ जनरेट कर पाए। तो ये दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं। क्यों भिड़ जाएंगे? बिकॉज ये किसकी तरह काम करने लग जाता है? लुईस बेस। ये बेस तो है ही, आप जानते हैं, बेसिक्स टाइम भी पढ़ी हमने इसकी जीओसी में। और ये तो आपका जाना पहचाना ही है, कौन? लुईस एसिड। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो सर उससे होगा क्या? समझेंगे ना मेरे भाई। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है तो बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? डोनर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एंड एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, इस ग्रुप का रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट लग रहा है बताइए? क्या ये +R लगा पाएगा? क्या ये -R लगा पाएगा? नो नो नो, -R मत बोलिएगा प्लीज। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज sp3, तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। दूसरा, अगर आपने रेजोनेंस करवाया है तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ये बहुत बेवकूफी वाली बात है, जो पहले पता होना चाहिए, रेजोनेंस यहां पर नहीं होगा। तो ये ग्रुप जस्ट लाइक इस ग्रुप की तरह बिहेव करता है जब आप रिंग पर क्या लगा देते थे? NH3। मैं आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। अगर यहां पर NH3+ हो या फिर यहां पर कौन हो बताइए? NR3+। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका केवल रिंग पर कैसा इफेक्ट लगता था? ओनली -I, ओनली -I। लेकिन दोस्तों ये आपके स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, भयंकर डीएक्टिवेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, एंड साथ में कैसे थे बताइए? मेटा डायरेक्टिंग। कुछ याद है कि नहीं है? -I ओनली डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा। कुछ याद आ रहा है आपको? तो अब जो आपका रिएक्शन होने के बाद जो ग्रुप बन गया है, इसका भी रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट लग रहा है बताइए? ओनली -I। ये भी क्या लगाएगा? ओनली -I। समझो, इधर से समझो। क्या नाइट्रोजन पर लोन पेयर है जो ये +R लगा सके? नो। क्या बेंजीन से ये पाई इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नो। तो ये केवल और केवल सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, इस ग्रुप का भी, जस्ट लाइक NH3+ और NR3+। केवल क्या लग रहा है? -I। और -I इसका मतलब आप समझ गए, ये आपका कैसा है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। कैसा है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। एंड अगर अपन बात करना चाहें डीएक्टिवेटिंग, साथ में कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो ये वजह रहेगी कि यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन तैयार है, मल्टीपल टाइम जेईई मेंस पूछ चुका है, एनटीए कभी भी नीट के अंदर इसको पूछ सकता है कि बताइए एनिलीन आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? ये तो फिर भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है क्यों नहीं देता। लेकिन वो जब ऑप्शन में रखेगा कि कौन कौन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, तो आप इसको कभी भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपको लगेगा ये तो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन
जब रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन कंडीशन में जो आपने लुईस एसिड लिया है वो आपके एनिलीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें लगा हुआ ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अब इस पर फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमें AlCl3 लिया तो Cl को हटाने के लिए था कि यहां केटायन बना सके, और वो भिड़ किसके साथ गया, आपके एनिलीन के साथ ही। तो जब NH2 होगा, NHR होगा या NR2 होगा, सभी में यही आपके सामने कहानी रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सुलटाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। एनिलीन में दिक्कतें अनेक, सॉल्यूशन एक। तो फिर कैसे करवाएंगे एनिलीन का फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन? पहले एसिटाइलेशन, फिर करवा लीजिए। जब भी एनिलीन दिक्कत करे पहले एसिटाइलेशन करवा लेना, फिर जो रिएक्शन चाहिए वो करवा लो, हाइड्रोलिसिस करके वापस एनिलीन। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। फ्रीडल-क्राफ्ट के लिमिटेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनिलीन क्यों नहीं दे पाता रिएक्शन? क्योंकि AlCl3 जो आप लुईस एसिड लेते हैं उसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन विच द अटैच्ड ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में तैयार रहेगा, बता रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन। निपटा दिया है। एक क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस? फ्रीडल-क्राफ्ट बोला है मतलब दोनों, एल्काइलेशन एज वेल एज असाइलेशन। बताइए कौन कौन से ऑप्शन में आपके सामने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी? Which of the following will not give फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? बताओ, पहले वाला फ्रीडल-क्राफ्ट देगा तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये नहीं देगा। कारण बताओ, -R डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा, तो ये हमारा आंसर है। बताओ CN का भी कैसा इफेक्ट लगेगा, -R डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा, तो ये भी हमारा आंसर है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में आपको ट्रैप करेगा वो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो क्या है, +R, और ये भी कैसा है, लेकिन आप भूल गए हैं अगर NH2 है, NHR है या फिर, तो यही सेम कहानी दोहराई जाएगी, सेम कहानी दोहराई जाएगी।
तो ये भी आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी AlCl3 के साथ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बना बैठेगा, ये भी AlCl3 के साथ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बना बैठेगा। तो रिंग पर अगर NH2 NHR या फिर NR2 है तो भी आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उसमें भी बेहतरीन ये दो ऑप्शंस है, ध्यान रखिएगा। ट्रैप करेगा एग्जामिनर आपको। एग्जाम प्रेशर ऐसा ही होता है कि हमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आता हुआ क्वेश्चन चला जाता है। जैसे हम वीडियो सॉल्यूशन बना रहे होंगे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई बड़ी बात पूछी थी, पर बात है बात के सही समय पर याद आने की। निपटा दिया है। अगला लिमिटेशन लिखेंगे भाई, थोड़ा सा फास्ट लिखो। आप लोगों ने कितने लेक्चर में आईपैक नेमिंग की थी? 12 से 13, ज्यादा ही होंगे कुछ ना कुछ। प्रो में 6.5 लेक्चर में आईपैक नेमिंग खत्म है। स्पीड, कंटेंट कम नहीं होता, कंटेंट होता है तो कॉलर पकड़ लेते बाहर, वो कम नहीं पढ़ा सकते। किसका खेल है? केवल स्पीड का। खैर आपके यहां इतना दिक्कत नहीं है सिलेबस के खत्म होने का, बहुत सारा टाइम है, पर उनके साथ दिक्कत है सिलेबस टाइम पर होना। क्या हो गया? कितनी बार पढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप इस सवाल की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड लिमिटेशन, पहली खत्म हो गई है। In case of Friedel-Crafts alkylation, in case of Friedel-Crafts alkylation, in case of Friedel-Crafts alkylation, second limitation है, in case of Friedel-Crafts alkylation, कॉमा लगाकर polyalkylation takes place. In case of Friedel-Crafts alkylation, polyalkylation takes place. Polyalkylation takes place because the formed product is more reactive because the formed product is more reactive than the reactant. एक्सप्लेनेशन भी लिखवा दी है। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारे सामने बेंजीन है, एल्काइलेशन की बात कर रहा है, केवल असाइलेशन की बातें नहीं हुई है। मान लीजिए हम एल्काइलेशन करवाना चाहते हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद रहे जब भी AlCl3 इस्तेमाल में ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अनहाइड्रस है, ठीक है। आप बताओ कैसे रिएक्शन होगी? कल की क्लास में हमने रिएक्शन की थी, यहां से ये क्या चुरा लेगा बताइए? Cl, और क्या बना देगा? कार्बो, और कार्बोकेटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। आप जानते हैं बेंजीन से H+ हटा के लग जाएगा, तो यहां पर आपके सामने ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दोस्तों आप बताइए आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही कंटेनर में है कि अलग अलग में? उसी में रिएक्टेंट और उसी में ही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं रिएक्टिविटी इन SEAR, ध्यान से सुनना दोस्तों, रिएक्टिविटी इन SEAR दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताओ कि बेंजीन और टोलिन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आर को एक बार के लिए मिथाइल मान ले तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? क्योंकि आपका लगा हुआ ग्रुप +H वाला है। +H वाले आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे, एक्टिवेटिंग होते हैं। सही बात है। तो आप देखो अब आपके रिएक्शन में ये तो आपका रिएक्टेंट है, विच इज क्या है बताइए? लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और आपका बना हुआ प्रोडक्ट बताओ क्या है? मोर रिएक्टिव। तो आप सोचिए जब दोबारा रिएक्शन होगी, दोबारा से जब R+H+ को हटाएगा तो रिएक्टेंट से हटाए कि प्रोडक्ट से हटाए? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो एक पर ही एक से ज्यादा बार रिएक्शन होने लग जाती है। आप रिएक्शन को ऐसे कंट्रोल
नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन योर रिएक्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब एक से ज्यादा बार आपका अल्काइलेशन हो जाएगा। आप जानते हैं आर ग्रुप या तो प्लस आई लगाएगा या तो प्लस एच लगाएगा, और दोनों से ही एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। तो ये इस रिएक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, एल्काइलेशन की प्रॉब्लम है। और रीजन क्या है? क्योंकि दोनों में से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से, आपका प्रोडक्ट ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो फर्दर रिएक्शन वहीं पर ही हो जाती है। अब और समझिए, क्या यह दिक्कत आपके असाइलेशन की भी है दोस्तों? नो, असाइलेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझते हैं? रटने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सामने है। बताइए हम क्या करवा रहे हैं? असाइलेशन। तो यहां से हम क्या चुरा लेंगे? Cl, और क्या बना देंगे? कार्बो। यहां से बेंजीन से H प्लस हटाएगा और जुड़ जाएगा। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो यहां से H प्लस हटा के जुड़ जाएगा, ये बन गया है। अब आप बताइए आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? यहां पर जो लगा हुआ ग्रुप है ये तो कैसा है? -R लगा हुआ है। तो आपका रिएक्टेंट ही क्या है इसमें? तो ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। -R वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? और ये क्या है? लेस रिएक्टिव। पहला पॉइंट समझिए। तो रिएक्शन दोबारा इस पर नहीं वहीं होगी। दूसरा पॉइंट, आप यार रिएक्शन करवा भी नहीं सकते। अगर आपने इसी पर ही फर्दर रिएक्शन करवा दी है दोस्तों, तो फिर आपने प्रूव कर दिया है कि आप दिमाग से पैदल है। ऐसे कैसे प्रूव कर दिया है सर? आप फिर से यहां से हटाकर फर्दर रिएक्शन यहां करवा ही नहीं सकते। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन्ड ही नहीं होगा। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि अब जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज -R। कैसा है? -R वाले डीएक्टिवेटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, नो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नो फिडेलक्राफ्ट। तो ये प्रोडक्ट कभी बनेगा ही नहीं। तो पॉली एल्काइलेशन हो सकता है, पॉली असाइलेशन नहीं हो सकता। यू गॉट दैट पॉइंट? छापिए। जल्दी जल्दी से उल्टा देंगे भाई। जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो कर लिए हैं आपने? कीजिए दोस्तों, उनको नोटबुक की हेल्प ले लेकर। मल्टीपल टाइम नोटबुक खोलनी पड़े खोलो, रिएक्शन बार बार देखनी पड़े देखो, पर एक ही वादा करो कि मैं ये सारे क्वेश्चंस करूंगा ही करूं। कितनी बार आप नोटबुक खोलिए, मैं कह रहा हूं धीरे 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 चीजें समझ में आने लग जाएंगी। स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन करोगे तो बहुत जोर पड़ेगा, लेकिन फिर पता लगेगा कि वही वैरायटी बार बार रिपीट हो रही है, इसमें तो चीजें याद होने लग गई हैं। निपटा दिया है? ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्रॉस करना है। कभी क्रॉस करना भूल जाओ,
क्योंकि लगा हुआ ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा। और पहला लिमिटेशन तो यही था कि इस ग्रुप की प्रेजेंस में तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती ही नहीं है। निपटा दिया है दोस्तों सभी ने। चलिए थर्ड लिमिटेशन लिखो। इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, in Friedel-Crafts alkylation, in Friedel-Crafts alkylation, in Friedel-Crafts alkylation, sometimes rearranged product is obtained. In Friedel-Crafts alkylation, sometimes rearranged product is obtained. In Friedel-Crafts alkylation, sometimes रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। पेन डाउन कीजिए, क्या मतलब है इसका समझते हैं। देखो दोस्तों, हम बनाना चाहते हैं, यानी कि बेंजीन पर हम प्रोपाइल ग्रुप लगाना चाहते हैं, और प्रोपाइल की बजाय लग कौन सा जाता है, आइसोप्रोपाइल। एक मिनट सर, पहले तो आप कह क्या रहे हो, चमक नहीं रहा है कुछ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, हम चाहते हैं कि ये सीधा का सीधा रिंग पर जाकर जुड़ जाए। आप बताइए ऐसा होगा? कैसे रिएक्शन हो गया आप बताओ? आप सभी जानते हो भाई, AlCl3 किसके लिए लाया गया है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? और जब भी हम AlCl3 ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एनहाइड्रस, ये यहां से किसको चुरा ले जाएगा और क्या बना देगा, कार्बो। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ, कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या ये रीअरेंज करेगा दोस्तों? जी हां। क्या देखने को मिलेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाएगा तो केटाइन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बन जाएगा। क्या ये फर्दर रीअरेंज करना चाहेगा? नो। तो दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो एंड बेंजीन इज द ओनली न्यूक्लियोफाइल, और बोलता है तमीज से, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने मेजर अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनेगा। और हम चाह रहे थे कि सीधा ग्रुप एल्काइल ग्रुप जुड़े, लेकिन कौन सा जुड़ गया है, आइसोप्रोपाइल। आप जानते हैं ये जोड़ना चाहते थे हम डायरेक्ट, पर जुड़ेगा कौन सा, ये। तो क्या सर ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। विदाउट रीअरेंजमेंट भी प्रोडक्ट बनते हैं, पर वो कैसा बनेगा, माइनर। कैसा बनेगा? ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसकी अमाउंट कम रहेगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का। विद रीअरेंजमेंट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा दोस्तों। तो आप सोचो, हमें ज्यादा ये बनाना है तो हम नहीं बना पाएंगे, कारण क्योंकि केटाइन रीअरेंज करेगा, हम उसको रीअरेंज होने से रोक नहीं सकते। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का लिमिटेशन है, असाइलेशन का नहीं है। क्योंकि असाइलेशन का तो केटाइन कुछ याद आ रहा है, ये वाला था, और ये तो रीअरेंज करता ही। तो ये एल्काइलेशन का लिमिटेशन है, असाइलेशन का लिमिटेशन नहीं है। छापिए जल्दी से, हर लिमिटेशन दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखना, विदाउट रीअरेंजमेंट भी प्रोडक्ट बनते हैं, पर वो प्रोडक्ट माइनर होते हैं। विद रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। निपटा दिया है। नेक्स्ट और लास्ट लिमिटेशन है दोस्तों। आप देखेंगे कि लिमिटेशन भी उतनी ही टाइम खा गई है जितना ये रिएक्शन खाकर गई थी। निपटा दिया है। नेक्स्ट और फोर्थ लिमिटेशन लिख दीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट एंड फोर्थ लिमिटेशन, लिमिटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, formulation of benzene can't be done, formulation of benzene can't be done
formylation of benzene can't be done using Friedel-Crafts reaction. Formylation of benzene can't be done using Friedel-Crafts reactions. यानी कि बेंजीन पर फॉर्माइल ग्रुप नहीं लगा पाएंगे हम. Formylation of benzene can't be done using Friedel-Crafts reaction because formyl chloride is unstable, and decomposes into CO plus HCl, carbon monoxide plus HCl. Because formyl chloride is unstable and decomposes into CO plus HCl above minus 60 degree Celsius. Above minus 60 degree Celsius. Above minus 60 degree Celsius. यानी कि माइनस 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हुआ, माइनस 50 भी हुआ तो डिकम्पोज हो जाएगा. माइनस में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. आइए समझते हैं क्या कहना चाहता हूं. पेन डाउन, एक और करके लिख दो इसमें. और क्या कहना चाहता है? और करके लिखो, दूसरे तरीके से आएगा. और बेंजल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग Friedel-Crafts reactions. Benzaldehyde can't be prepared using Friedel-Crafts reactions. Benzaldehyde can't be prepared using Friedel-Crafts reactions. Benzaldehyde can't be prepared using Friedel-Crafts reactions. कहता है बेंजल्डिहाइड आप नहीं बना सकते, किसका इस्तेमाल करके? Friedel-Crafts reactions का इस्तेमाल करके. आइए दोस्तों सब इधर देखें. आप बताओ किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जब आप आरसीओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो, किसको? तो उस आरसीओ ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? असाइल. और इसका लगना क्या कहलाता है? असाइलेशन. एग्जैक्टली. अगर दोस्त मैं आर को CH3 रख दूं तो ये ग्रुप कौन सा हो गया बताइए? एसिटाइल. और एसिटाइल का कहीं पर जाकर जुड़ना एसिटाइलेशन. अगर मैं आर को H रख दूं तो ये कौन सा ग्रुप हो गया है? दिस इज फॉर्माइल ग्रुप. कैसा ग्रुप है दोस्तों ये? और इस ग्रुप का कहीं पर लगना क्या कहलाएगा? फॉर्माइलेशन. अब आप समझिए, फ्रिडल एंड क्राफ्ट फेल हो गए थे बेंजीन का फॉर्माइलेशन करवाने में. क्या करवाने में? फॉर्माइलेशन. आप सोचिए, अगर मैं बेंजीन पर फॉर्माइलेशन करवाना चाहता हूं, क्या करवाना चाहता हूं? फॉर्माइलेशन. मतलब बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जोड़ना है मुझे? CHO. आप देखो, ये जो ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया है रिंग पर, ये आपका कौन सा ग्रुप है बताओ? दिस इज फॉर्माइल ग्रुप. समझते रहे पहले. इज इट क्लियर और नॉट? H को हटाकर फॉर्माइल ग्रुप लगाया है, तो टेक्निकली इलेक्ट्रोफाइल कौन रहा होगा? क्या बता सकते हैं? कौन इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा? यही वाला इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने रहा होगा कि नहीं रहा होगा? एग्जैक्टली, यही इलेक्ट्रोफाइल आपका रहा होगा. लेकिन दोस्तों फ्रिडल एंड क्राफ्ट ये इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनाते थे बेचारे? ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? फॉर्माइल क्लोराइड. तभी से यहां से Cl हटाकर क्या बनाएंगे? केटाइन. पर ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है. माइनस 60 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा भी कम हुआ तो ये डिकम्पोज हो जाता है. और किस में टूट जाता है बताइए? ये टूट जाता है HCl में और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड. ये स्टेबल नहीं है. टेक्निकली ये आपको मिलता ही नहीं है. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चाय बनानी है पर दूध नहीं है. तो आपको ये करवाना है, पर ये करवाने के लिए आपके पास ये होना, पर ये है ही नहीं आपके पास, तो आप फॉर्माइलेशन नहीं करवा सकते. ये इसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये आपका जो है, ये मैं लिखवा चुका हूं. क्या होता है बताइए? अनस्टेबल. क्या होता है? अनस्टेबल. तुरंत इसमें टूट जाता है, तो हम यहां से केटाइन जनरेट नहीं कर सकते. ये इसका एक अलग से लिमिटेशन है. और इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक बहुत ही फेमस रिएक्शन आएगी. आप जानते हैं, जब कोई एक नहीं करवा पाता है किसी काम को, तो दूसरा आता है और उसको जलील करके बताता है कि देखो ऐसे भी करवाया जा सकता था. तो पहले आप ये लिखिए, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम.
तो फॉर्माइलेशन नहीं करवा सकते आप किसका इस्तेमाल करके, गेटरमैन सॉरी फिडल एंड क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट नहीं करवा पाए थे फॉर्माइलेशन। ये मैंने बताया है कि इसको फॉर्माइलेशन कहते हैं। ये करवाने के लिए आपके पास ये केटायन होना, और ये केटायन कहां से बनाओगे, यहीं से, पर ये तो आपके पास होता ही, तो कैसे बनाओगे। अगली काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी दो केमिस्ट है, एक है गेटरमैन और एक है कोच। ये सरनेम है दोनों के ही, नाम उनके अजीब अजीब होते हैं, अपने जैसे नहीं होते, रमेश, सुरेश, महेश नहीं। नाम को देखकर भी कई बार लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट का ही नाम होगा। केमिस्ट के नेम में और प्रोडक्ट नेम में कोई खास फर्क होता नहीं है, दोनों ही हमें नहीं चमकते हैं। निपटा दिया है, पेन डाउन कर दीजिए एडिंग लगाकर, गेटरमैन कोच रिएक्शन, यानी कि इन्होंने क्या करवा के दिखाया, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। देखिए दोनों ने गजब का लगाया है और दोनों ने बढ़िया तरीके से जलील किया, किसको, फिडल एंड क्राफ्ट। फिडल एंड क्राफ्ट दो अलग केमिस्ट हैं, दोनों सरनेम है, फिडल भी और क्राफ्ट भी, ठीक है। दोनों को गजब तरीके से जलील किया कि इतने उच्च दर्जे के साइंटिस्ट हो तुम, थोड़ा दिमाग लगा लेते भाई। क्या लगा लेते, जब ये इसमें टूट जाता है तो इससे बना है, तो भाई आपका फॉर्माइल क्लोराइड क्या है, अनस्टेबल। -60 डिग्री से टेम्परेचर कम होते ही किस में टूट जाता है, HCl में और कार्बन मोनो। तो जब ये इसमें टूट जाता है तो इससे बनाया भी तो जा सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। क्या कर दी, रिवर्स इंजीनियरिंग इन्होंने। क्लियर, कैसे समझो, कैसे करवाया फॉर्माइलेशन, इसको तो एक साथ कनेक्शन में याद रख सकते हैं। जो इनका लिमिटेशन था उसी का ही बेनिफिट इन्होंने उठाया कि रिएक्शन को करवाएंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस आपका कौन रहेगा, AlCl3। कई बार आप लुईस एसिड चेंज कर सकते हो, क्लियर, ZnCl2 भी ले सकते हो, CuCl भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। लुईस एसिड अपना वही काम करता है जो यूजुअल करता है, किसको ट्रैप करेगा, Cl को, तो उसका तो काम फिक्स है। तो यहां पर आपका फॉर्माइलेशन होता हुआ नजर आएगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CHO। क्लियर, आइए समझते हैं मैकेनिज्म, एकदम आसान है दोस्तों। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया लेवल पर, तो एटलीस्ट आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर तो मालूम होगी। यहां पर कार्बन पर होता है नेगेटिव और ऑक्सीजन पर होता है पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखेंगे कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं पता वो ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब आप जानते हैं अगर आपने AlCl3 के साथ में HCl लिया है तो AlCl3 का काम क्या है, Cl को ट्रैप करना। तो यहां से कौन आया होगा बताओ आपके पास, H+। कौन आया होगा, H+। आप बताइए, H+ तो आप जानते ही हैं प्रोटोनेशन के लिए आया है, जिस पर लोन पेयर है उसको ढूंढता है और बोलता है गिव मी योर लोन पेयर। ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी एटम अपना एक ही लोन पेयर शेयर करता है और वो ऑलरेडी शेयर कहता है कि दूसरा दूंगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाऊंगा। क्लियर, आप समझो इस बात को दोस्तों। आप फिजिकल भी पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपके सामने वाटर है, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, 2। अगर आप H+ डालोगे तो ये H+ इसको बोल देगा गिव मी योर लोन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप सबने पढ़ा है ना, क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। सही बात है कि नहीं है, क्लियर। आप इसे समझो, हम ऐसे बोल देते हैं अगर किसी एटम पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, कद्दू। क्या इस पर लोन पेयर है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इट इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि आपने जीवन में कभी भी इसको दोबारा से अपना H+ देते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी। अभी भी इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, पर ये दूसरा लोन पेयर कभी शेयर करेगा ही नहीं कि दोनों लोन पेयर शेयर करके खुद पर कैसा चार्ज ले ले, 2+। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसके पीछे के लॉजिक आपको मालूम होने चाहिए। तो
तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपके दिमाग में आ जाए कि सर लोन पेयर तो ऑक्सीजन पर भी है, तो ये अपना लोन पेयर क्यों नहीं दे देता? क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर दे चुका है, इसीलिए उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन तो नहीं शेयर करेगा, तो कौन शेयर करेगा बताइए? कार्बन। कार्बन को बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर कार्बन ने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है, तो आप बताइए, इस पर आना था माइनस और उस पर आना था प्लस, तो इस पर न्यूट्रल हो गया प्लस माइनस से, और इस पर माइनस प्लस से न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज टेक्निकली किस पर रह गया है? ऑक्सीजन पर। इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है, पर दोस्त नहीं है। ऑक्सीजन को कहीं कहीं तक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन कहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, तो फिर इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? विच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? तो आप इधर से देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। टेक्निकली ये ऐसा रहा होगा, ऐसा। इस पर था पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर थे? 2। तो ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर दे रखा था पहले से ही, तो डोनर पर पॉजिटिव और एक्सेप्टर पर, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव वहां दिखाई दे रहा है। अब उल्टा समझो, बताओ ऑक्सीजन में और आपके कार्बन में जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर। और पोलर पाई बॉन्ड किधर टूटता है? मोरियन की तरफ। तो जैसे ये बॉन्ड उधर टूटेगा तो इधर माइनस आना चाहिए था, इधर प्लस, लेकिन प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस यहां पर आ गया है। एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट, देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस, इट इज द इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट कर दिया। देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया, किसने? गेटमैन और कोच ने। फिडेल क्राफ्ट को इतना जबरदस्त तरीके से जलील किया कि थोड़ा दिमाग लगा लेते भाई, जिसमें टूटा उसी से इलेक्ट्रोफाइल बना दिया हमने। अब बताइए, आपका इलेक्ट्रोफाइल जस्ट क्या है? एक कार्बोकेटायन। क्या है? कार्बोकेटायन। सही बात है कि नहीं है? और कार्बोकेटायन का पहला काम पूछो दोस्तों, करेगा क्या? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। बेंजीन एक ही बात बोलता है तमीज से, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। H प्लस हटाइए और जुड़ जाइए। सही बात है कि नहीं है? तो बताइए, करवा दिया कि नहीं करवा दिया फॉर्माइलेशन? तो इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। दोस्तों आप आगे बढ़े उससे पहले कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूं, अच्छा एग्जामिनर आपको फिर से सुलटाएगा। आइए, R प्लस कौन सी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है? ऐसे ऐसे मारो, हाँ चलता है, रिमोट भी ऐसे चलता अपने यहां पे। कौन सी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है? फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एग्जैक्टली। RCO प्लस कौन सी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है? फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। और ये कौन सी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है? गेटरमैन कोच। जो भी हो, तीनों है तो क्या? कार्बोकेटायंस। और कार्बोकेटायंस आपके कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? वीक। कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहना चाहते हो? बता रहा हूं। नो SEAR रिएक्शन। नो SEAR रिएक्शन। बताओ कब? नो SEAR रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ थोड़ा तो याद दिलाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग। ये अपना एक्सक्लूसिव पॉइंट होता है, चुरा लिया आजकल लोगों ने। इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बताओ, नाइट्रोबेंजीन आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? नाइट्रोबेंजीन गेटरमैन कोच रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? गेटरमैन कोच का भी तो इलेक्ट्रोफाइल वैसा ही है जो फिडेल एंड क्राफ्ट का था। डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी छापिए दोस्तों। इसी के साथ ये चैप्टर भी काफी लंबा चैप्टर चला, लगभग 6 लेक्चर के आसपास हो गए ना? 5 6 छठा है ना आज? हाँ, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी था।
ये बहुत ही जबरदस्त और एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं भाई, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत करते हैं ये पॉइंट्स। अगर किसी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन है तो वो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में बेंजीन से H+ नहीं हटा पाएगा। मरियल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये, मरियम नहीं, राक्षस। मरियल मतलब वीक। मास्टर को डाइवर्ट कैसे करना है वो आपसे सीखें, कि तो पढ़ा रहा है, इसके लिए तो फीस नहीं दी थी हमने कि पढ़ाएं, थोड़ा डाइवर्ट करो इसको, रास्ते से भटकाओ इसे। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाओ भाई। ऐसे ही आपकी एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन भी है और वो एनसीईआरटी में नहीं है, और आप जानते हैं हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। ये तो अपने से संभल नहीं रहा है, एक्स्ट्रा की तो मतलब ही एक्स्ट्रा बस बच्चे को जीओसी तक चाहिए होता है। एक अल्फा एच बढ़ा, दो अल्फा एच बढ़ा, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दे, रेजोनेंस और करा दे, रिदम में चलता है। निपटा दिया है क्या दोस्तों सभी ने? पक्का? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हालांकि मुझे पता है छूट ही जाएगा ये, तुम्हारे भरोसे छोड़ने का मतलब है छोड़ना। तुम दोबारा उसको कभी जीवन में सॉल्व करने की कोशिश करोगे ही नहीं। एक्सेस में दिया है बाल्टी भर के, ये आगे आपको पता चलेगा, इसे हम क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरल। इसका हाइड्रेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें सर ने आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई होगी। रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं प्रोडक्ट भी दे रहा हूं, बस आपको तो यह सोचना है कि प्रोडक्ट कैसे बना होगा, मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। वैसे इंटरनेट का जमाना है, आप इतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, वहीं से सुलटा देंगे सर। बना हुआ प्रोडक्ट कहलाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड। DDT का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सर ने आईपैक नेम भी लिखवाया होगा इसका, DDT। कितने लोगों ने देखा है DDT? देखा है? देखा है? पहले इसका छिड़काव किया जाता मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर बहुत जबरदस्त काम किया था इसने, मतलब जिसने बनाया था उसको बहुत इज्जत दी थी हमने, बहुत ही ज्यादा इज्जत दी थी उसको, क्योंकि आप समझिए इतने ज्यादा पेशेंट थे मलेरिया के कि हॉस्पिटल फुल हो चुके थे। और आप जानते हैं
आपको कोज पे काम करना पड़ेगा कि जिससे फैल रहा उसको सुलटाओ। ठीक तो कितनों को करोगे आप? एक मच्छर पता नहीं कितनों को सुलटा जाएगा। तो फिर मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी आई थी, लेकिन जिस भी केमिस्ट ने काम किया उससे एक गलती हो गई। तो गलती क्या हो गई? बना तो दिया पर दिस इज बायो नॉन डिग्रेडेबल। ये नॉन डिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं होता है। अगर आपका बनकर बाहर आ गया है तो घूमता रहता है। बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है। पेस्टिसाइड के तौर पर इसका बहुत इस्तेमाल किया गया था पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली इन इंडिया। सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पाए जाते हैं पंजाब में। स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये खेतों में जाता है, छिड़काव किया जाता है फसलों के अंदर, फिर फसलों से हम तक भी पहुंच जाता है और फिर हम निपट जाते हैं, या फिर खेतों से आपके नदी नालों में पहुंचते हुए समंदर में और मछली में, और मछली से फिर हमारे पास। अल्टीमेटली सुलटेंगे हम ही। ठीक है? तो इसलिए यूएस यूके वगैरह ने इसको बैन कर दिया था बहुत पहले ही। और वहां बैन करने का मतलब होता है, बैन मतलब प्रोडक्शन बंद। ये होता है सही तरीका। भाई किसी चीज को अगर आपको बैन करना है तो क्या करो? प्रोडक्शन बंद कीजिए। समझिए इस बात को। इंडिया में हम बैन करते हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई हमने कर दिया है, अब तुम चाहो खरीद सकते हो रिस्क पे। हम बस ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, हालांकि उसके बावजूद भी मिलता है, मिलता रहा, इस्तेमाल होता रहा है। अब देखो यहां पर अपने यहां पर क्या चलता है? एक टैग चलता है, से नो टू पॉलीबैग्स। पॉलीथीन बैन है इंडिया में, मिलती ही, मैंने तो 2-4 रखी हुई है। आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे कि ये पॉलीथीन होती थी। आप देखो तंबाकू पे, शराब पे, गुटखे पे हर जगह लिखा रहता है कैंसर जानलेवा। कहता बता दिया भले खा लो तुम। ये नहीं कह सकते कि हमको बताया नहीं था। खाइए, कोई दिक्कत की बात। हमारे वैसे भी आज जनसंख्या कोई कमी निकल जाए तो कोई खास बात नहीं है। तो ये बैन हो चुका है, इसकी अच्छे से डिटेल सर ने बताई होगी। हम भी बात करेंगे अगले चैप्टर में। 1 से 1.5 पेज छोड़कर हेडिंग लगा दीजिए अगले चैप्टर की तरफ। लंबा चैप्टर चला है, आप समझते हैं। कोई अच्छी बात आप नोट डाउन करना चाहें? 1 से 2 पेज छोड़ दीजिए। टॉपिक इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है, ये पेज आपके लिए है। और अगला टॉपिक हमारे सामने है हैलो एल्केन्स, या फिर अगर अपन बात करना चाहें एल्काइल हैलाइड्स। टुकड़ों में तोड़ूंगा भाई इसको भी 2 टुकड़ों में लेकर चलूंगा। एल्काइल हैलाइड्स, हैलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड्स। एनसीईआरटी ने 2 टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस किया है। एक है हैलो एल्केन्स और दूसरा है हैलो एरिन्स। हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करें। कई बार मैं हैलो एल्केन्स बोलूंगा, कई बार मैं एल्काइल हैलाइड्स बोलूंगा। ग्रुप पे डालूंगा कि ये टॉपिक आ रहा है टेस्ट के अंदर, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से वाला। दोनों का मतलब सेम है, एक कॉमन नेम लिखा गया है और एक आयुपैक नेम लिखा गया है। समझा नहीं सर मैं आप क्या कहना चाहते हैं? पेन डाउन करके समझिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, आपके सामने मैंने ये रख दिया है, इस कंपाउंड का नाम बताओ। अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं देन यू विल से इथाइल, इथाइल, अरे क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड। यस और नो? तो आप बताओ इथाइल क्लोराइड मतलब आपने क्या लिखा है इसको? एल्काइल हैलाइड। यही तो लिखा है मेरे भाई। क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड। आप बताइए, जब हमें कार्बन मालूम नहीं होते हैं तो हम क्या लिख देते हैं? अल्क। तो एल्काइल। हैलोजन मालूम नहीं है तो हैलाइड। अगर मैं इसका आपसे आयुपैक नेम पूछूं तो आप जानते हैं इन आयुपैक नेमिंग हैलोजेंस आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑलवेज मींस ऑलवेज। तो इसका नाम क्या रहेगा बताइए? इसका नाम रहेगा क्लोरोइथेन। आयुपैक नेम। सही बात है कि नहीं है? तो दोस्त यही तो कह रहे हो आप। अगर हैलोजन नहीं मालूम है तो क्या लिखूंगा? हेलो। और कार्बन नहीं मालूम है तो क्या लिखूंगा? अल्क। तो हेलो एल्केन। तो ये एक ही चैप्टर के नेम है दोस्तों। एक आपका कॉमन नेम है और एक आयुपैक नेम है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुने, अभी आपको लिखने के लिए नहीं कहा गया है। क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड्स? टेक्निकली आपको यह मालूम होना चाहिए। अगर आपका हैलोजन एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन, कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है। कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। कौन हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है। एंड कौन हो सकता है? आयोडीन। If your halogen is attached to an sp3 कार्बन, किस पर जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन पर अगर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं क्या?
एल्काइल हैलाइड। हर जगह हैलोजन को देखकर चिल्लाना मत कि एल्काइल हैलाइड है। नो, इफ योर हैलोजन इज अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन देन इट इज एल्काइल हैलाइड। हर एल्काइल हैलाइड नहीं होते हैं। अगर आपका हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है दोस्तों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, दिस इज नॉट एल्काइल हैलाइड, दिस इज नॉन एज विनाइलिक हैलाइड। दिस इज नॉन एज विनाइलिक हैलाइड। अगर डबल बॉन्ड पर है तो वो आपका विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड नहीं कहलाएगा। सर ने बताया भी होगा, अगर विनाइल ग्रुप की बात करें तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज विनाइल, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज विनाइल। और मान लीजिए आपने क्लोरीन लगा दिया है तो इसका नाम क्या होता है बताओ? विनाइल क्लोराइड। आगे बात समझ में? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आपका हैलोजन लगा हुआ है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। और यही हैलोजन दोस्तों, क्या बोला मैंने? यही हैलोजन दोस्तों अगर बेंजीन पर लगा हुआ है, कहां पर लगा हुआ है? बेंजीन पर, तो इसे हम कहेंगे एराइल हैलाइड। क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो आपको समझ में आना चाहिए, एक्स देखते एल्काइल हैलाइड नहीं बोलना है। अगर एक्स sp3 कार्बन पर है तो उसे एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। और इस चैप्टर में हम इसी तरीके के रिएक्शंस डील करेंगे जहां पर आपका हैलोजन एक sp3 कार्बन पर अटैच्ड होगा, एक sp3 कार्बन पर अटैच्ड होगा। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। एक बार लेक्चर 1, 2, 3 में सर ने आपको एलाइल, विनाइल, फिनाइल ये सारे ग्रुप बताए होंगे। स्टार्टिंग में रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास में प्लीज। आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब चीजें जो बताई हैं सर ने, वो एक बार रिकॉल कर लीजिए। इस वाले चैप्टर में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ट्वेल्थ एनसीईआरटी में हमारी एंट्री हो चुकी है और अब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। निपटा दिया दोस्तों। बेंजीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने डिस्कस नहीं किया। टेक्निकली जो था वो पहले पढ़ चुके हैं हम, ओजोनोलाइसिस में बात कर चुके हैं। क्लियर? प्रिपरेशन मेथड कुछ खास थे नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किए। निपटा दिया सभी? नहीं, जल्दी निपटाइए। और अब जो बात हम अगले 10-15 मिनट पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। आप समझिए, वो पॉइंट समझने के बाद आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा, चैप्टर अल्कोहल भी समझ में आएगा, चैप्टर ईथर भी समझ में आएगा। किसी भी टॉपिक के डे 1, डे 2 के जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले दिन देखा कि बेंजीन रिएक्ट कैसे करता है। बेंजीन कैसे रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके लाओ, बेंजीन पर जोड़ो, जिस कार्बन पर जोड़ा है वहीं से H+ हटा दो। पूरे में ऐसे ही रिएक्ट करते हुए नजर आया। आप देख लीजिए, कहीं उसने अपना रिएक्शन करने का पैटर्न चेंज नहीं किया। एल्किन्स भी ऐसे ही कि 3 टाइप की रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा, फ्री रेडिकल आएगा, डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा, या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन का H हटाकर लग जाएगा। खत्म होगी रिएक्शंस। तो अब हम समझेंगे कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। दोस्तों मैं वापस से रिकॉल करवाना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं क्या? लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिखिए इसके सामने, इन शॉर्ट हम इसको LG लिखेंगे, ठीक है? कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है,
लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं लिविंग ग्रुप्स बताइए? एनी स्पीसीज which eliminates any species which eliminates with the bonded pair of electrons, any species which eliminates with the bonded pair of electrons, any species which eliminates with the bonded pair of electrons is known। आर नॉन लिखने की जरूरत है क्या? उसके सामने लिख रहे हैं तो उसी की डेफिनेशन होगी। तो इज नॉन कुमारो गोली कोई मतलब नहीं। अब कुछ लिविंग ग्रुप से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, हालांकि आप पहले भी जानते हैं। एक्स अपने आप में क्या है बताओ? एक लिविंग ग्रुप। क्लियर? एक्स का मतलब हैलोजेंस। और बताओ लिविंग ग्रुप OH2 प्लस अपने आप में क्या है? एक लिविंग ग्रुप। और बताओ N2 प्लस अपने आप में क्या है? एक लिविंग ग्रुप। अभी तक मैंने आपको 3 टाइप के लिविंग ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया है। क्या धरती पर यही 3 लिविंग ग्रुप हैं? नो, आपने बताए 3 हमें अभी तक। और भी लिविंग ग्रुप्स है, बहुत सारे हैं, पर हमारे सिलेबस में लिमिटेड है, तो हम इधर से ही बात शुरू करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल लिख दूं इनके। एग्जाम्पल्स आपके सामने। एग्जाम्पल्स का मतलब कि जो लिविंग ग्रुप में से हैं उनमें से कुछ बातें आपके सामने कही गई है, यही केवल लिविंग ग्रुप नहीं है। नोट लगाकर एक बात लिख दीजिए आगे। कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जिनके पास भी लिविंग ग्रुप होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे बिहेव जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स। शायद ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल्स में भी समझाई थी। ठीक है? अब समझो, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल रखा जाता है CH3Br, तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बिकॉज इसमें क्या है? Br विच इज ए लिविंग ग्रुप, सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आप जानते हैं हर इलेक्ट्रोफाइल में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कहने को तो ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है, पर इसमें भी कोई एटम तो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर लिविंग ग्रुप आपका है तो जिस एटम से लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा दैट एटम विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मींस आप ये बता सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जिस पर आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा उसी को ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके अंदर कौन है? ब्रोमीन है? नो। हाइड्रोजन है? नो। किस पर जुड़ा है? कार्बन पर। तो ये आपका क्या रहने वाला है दोस्तों बताइए? ये आपका रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मींस रिएक्शन में यही एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि यहां पर होगा बताइए पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर होगा पार्शियल। जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपसे अगर कोई पूछे, बताइए इथाइल ब्रोमाइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? यस, बिकॉज इट कंटेन्स लिविंग एंड इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड इसमें कौन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? कार्बन। तो ये आपका रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है, जीओसी में भी बताया था कि जिस एटम से आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा दैट एटम विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मींस दैट एटम विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन। नोट डाउन कीजिए पॉइंट भी, एग्जांपल्स। निपटा दिया है?
अब निपटा दिया है। अब तो निपटा दिया होगा सभी ने। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये भी जबरदस्त पॉइंट है। कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप, एलजी लिखा करो सीधा। कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग लिविंग ग्रुप mainly undergo two types of chemical reactions. Compounds having living group mainly undergo two types of chemical reactions. Compounds having living group mainly undergo two types of chemical reactions. ये जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। जिनके पास लिविंग ग्रुप होता है वो मेनली कितने टाइप की रिएक्शंस देंगे? दो टाइप की। उनमें से पहली टाइप की रिएक्शन आपकी रहेगी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन रहेगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बताया जाएगा आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जब उनको किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, जब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी जो वो रिएक्शन देता है मेनली वो रहेगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिनके पास लिविंग ग्रुप होता है वो मेनली दो टाइप के रिएक्शंस देगा। वन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वन विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसे हम कहेंगे रिएक्शन विद बेस, इसे हम कहेंगे रिएक्शन विद बेस। दोस्तों शायद आप समझ नहीं रहे हैं लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने पूरा टॉपिक आपका डिफाइन कर दिया है, डिफाइन कर दिया है आपका टॉपिक। यानी कि हर कोई फंक्शनल ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। जिस फंक्शनल ग्रुप में लिविंग ग्रुप होता है वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। लाइक क्या आपका एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? नो, एल्केन्स में कोई लिविंग ग्रुप। क्या आपका एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? नो, क्योंकि लिविंग ग्रुप ही नहीं है। क्या एल्काइन? नो। क्या एल्काइल हैलाइड? हां, एक्स लिविंग ग्रुप है। तो आप फंक्शनल ग्रुप को देखते ही पहचानने लगेंगे कि किस वैरायटी की रिएक्शंस ये करने वाला है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। क्लियर? यानी कि आप समझिए अगर किसी कंपाउंड के पास लिविंग ग्रुप है तो वो टेक्निकली दो टाइप की रिएक्शंस मेनली शो कर सकता है। मेनली बोला है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। आप समझेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप से। नेक्स्ट मेरे लिखने दीजिए। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं बताइए? सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। तो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स की मेनली रिएक्शंस कौन सी होंगी? अरे बताओ मेनली रिएक्शंस कौन सी होंगी? एकदम दिमाग से पैदल जैसी बातें करने लग जाते हो आप। अरे ये आपके सामने कौन है? एल्काइल हैलाइड एंड हैलोजन इज ए लिविंग, और लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की मेन दो रिएक्शन तो आपको मालूम ही होनी। वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वन इज एलिमिनेशन। एग्जैक्टली यही टाइप की रिएक्शंस हैं। तो ये मेनली दो टाइप की रिएक्शन दिखाएगा। पहली रिएक्शन रहेगी आपकी कौन सी बताइए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी मुझे लिखने दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिस पर ज्यादा जोर दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जब भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो मेनली दो मैकेनिज्म के थ्रू शो करेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। वन विल बी योर SN1 एंड वन विल बी योर SN2। आपने नाम सुना था SN2 लेकिन हमने उसका एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि दैट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। अब इसको छीला जाएगा ढंग से। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस रहेंगी? एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होती हैं सारा डिस्कशन करेंगे हम यहां पर। और एलिमिनेशन भी जब ये आपके सामने करता हुआ नजर आएगा तो दो मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, या तो E1 से
या तो E2 से। सर क्या होते हैं E1 E2, सब डिस्कस करेंगे। देखिए दुनिया की सारी स्टैंडर्ड बुक्स दो ही कैटेगरी में रिएक्शंस को लेकर चलता है, अल्काइल हैलाइड। एक ही बुक है जो एक वैरायटी और इंक्लूड करता है कि ये और लिख लो, सारी रिएक्शन ही सिमट जाएंगी, और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तीसरे नंबर पर रखता है इनकी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैंने यहां पर मेटल डाल दिया, जस्ट लाइक सोडियम, एक्सेटा रेडिकल बना, वुड्स रिएक्शन। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। अब आप समझिए, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में क्या है, लिविंग ग्रुप, तो वो और कुछ करे ना करे, मेनली ये दो टाइप की रिएक्शन तो शो करेगा ही करेगा। वन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वन विल बी एलिमिनेशन। मींस आपके लिविंग ग्रुप को दो तरीके से हटाया जाता है। लिविंग ग्रुप को दो तरीके से हटाया जाएगा, आइदर वाया सब्स्टिट्यूशन और वाया एलिमिनेशन। हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन होगा और किस प्रकार से एलिमिनेशन। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर दीजिए दोस्तों। आपको बता दूं, कल हम SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इंक्लूडेड इन सीबीएसई बोर्ड। पूछता है डिस्कस SN2 मैकेनिज्म। अब आपको मैकेनिज्म भी ध्यान रखने पड़ेंगे बोर्ड के हिसाब से। आता है बहुत फेमस, discuss SN2 mechanism with two या one suitable example, discuss SN1 mechanism with one or two suitable examples। इससे पहले आपको कोई मैकेनिज्म याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात, क्योंकि वो +1 का पार्ट था। SN1 SN2 जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, E1 E2 जैसे लिखा है वैसे लिखना है, कम से कम देखकर लिखे तो सही। निपटा दिए हो? चलिए आज के इतना रखते हैं। कल से 12th एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करना है। दोस्तों आपको बता दूं मैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए बोर्ड वर्सेस नीट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करूं तो नीट और बोर्ड के लिए सेम ही है। तो जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें ना, तो बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, सारे क्वेश्चंस करें, नीट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो +1 पर आपका थोड़ा सा रहेगा, +2 तो बोर्ड के साथ बढ़िया तरीके से तैयार कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 से पहले सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस अच्छे होते थे कंपैरेटिव टू नीट यूजी। बता देता हूं आपको, नीट तो कुछ पूछ ही नहीं रहा था, छील तो सीबीएसई बोर्ड रहा था। हमें सीबीएसई के लिए तो और भी अच्छे से पढ़ना। मैं बाकी स्टेट बोर्ड्स की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे उनके एग्जाम पेपर जो है देखे नहीं है। बाकी स्टेट एग्जाम के नॉर्मली टफ ही होते हैं, इजी नहीं होते। चलिए बिहार बोर्ड में तो आप पहचान बनाएं, नकल फेंकवाएं और पास हो जाएं।